नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको कर दिए उसकी बात की कई हत्याओं में नेक्रोफिलिया, शव के साथ यौन संबंध, नरभक्षण और शरीर के अंगों, खासकर पूरे या कुछ कंकाल का स्थायी रूप से संरक्षण शामिल था। हालांकि उसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एक मनोरोग विकार का निदान किया गया था। डैहमर को उसके मुकदमे में कानूनी रूप से स्वस्थ पाया गया। उसे विस्कॉन्सिन में की गई 16 हत्याओं में से 15 के लिए दोषी ठहराया गया और 17 फरवरी 1992 को 15 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में डैहमर को 1978 में ओहियो में की गई एक और हत्या के लिए 16वीं आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 28 नवंबर 1994 को विस्कॉन्सिन के पोर्टेज में कोलंबिया सुधार संस्थान में एक साथी कैदी क्रिस्टोफर स्कारवर ने डैहमर को पीट कर मार डाला। जेफरी लियोनेल डैहमर का जन्म 21 मई 1960 को मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में हुआ था। वो लियोनेल हर्बर्ट डैहमर, जो मार्क्वेट विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के छात्र और बाद में एक शोध रसायनज्ञ थे, और जॉयस एनेट डैहमर नी फ्लिंट, जो एक टेलीटाइप मशीन प्रशिक्षक थीं, के 2 बेटों में से पहले थे। लियोनेल जर्मन और वेल्श वंश के थे और जॉयस नॉर्वेजियन और आयरिश वंश की थीं। कुछ स्रोतों के अनुसार डैहमर को बचपन में ध्यान नहीं मिला। हालांकि अन्य स्रोतों का सुझाव है कि शिशु और छोटे बच्चे के रूप में उसे अपने दोनों माता पिता से काफी प्यार मिला। भले ही उसकी मां तनावग्रस्त, ध्यान और दया की भूखी और अपने पति और पड़ोसियों के साथ झगड़ालू मानी जाती थी। जब डैहमर पहली कक्षा में आया तो लियोनेल की पढ़ाई की वजह से वो ज्यादातर समय घर से दूर रहते थे। जब वो घर पर होते थे तो उनकी पत्नी, जो एक कपड़े उतार दिए, उसके सीने को अपने हाथों से टटोला और फिर लाश के ऊपर खड़े होकर हस्तमैथुन किया। घंटों बाद डैहमर ने शव को खींचकर बेसमेंट में ले गया। अगले दिन डैहमर ने बेसमेंट में हिक्स के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। उसने बाद में अवशेषों को अपने घर के पीछे एक उथली कब्र में दफना दिया। कई हफ्तों बाद उसने अवशेषों को फिर से खोदा और हड्डियों से मांस को अलग कर दिया। उसने मांस को एसिड में घोल दिया और फिर उस घोल को शौचालय में बहा दिया। उसने हड्डियों को एक हथौड़े से कुचल दिया और उन्हें परिवार के घर के पीछे के जंगल में बिखेर दिया। उसने हिक्स का हार और उसे काटने के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू वेस्ट बाथ रोड ब्रिज से कुयाहोगा नदी में फेंक दिया। 1987 को डैहमर, जो उस समय भी अपनी दादी के साथ रह रहा था, एक बार में ओंटोनगॉन, मिशिगन के 25 वर्षीय स्टीवन तुओमी से मिला और उसे मिल्वॉकी के एम्बेसडर होटल में वापस चलने के लिए राजी किया, जहां डैहमर ने उस शाम के लिए एक कमरा किराए पर लिया था। डैहमर के अनुसार उसका इरादा तुओमी को मारने का नहीं था, बल्कि वो उसे केवल नशीला पदार्थ देना चाहता था और उसके शरीर को टटोलते हुए उसके बगल में लेटना चाहता था। अगली सुबह डैहमर की नींद खुली तो उसने तुओमी को अपने नीचे बिस्तर पर पड़ा पाया। उसका सीना कुचला हुआ और काला और नीला पड़ा था, जिसमें चोट के निशान थे। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और डैहमर की मुट्ठियां और एक बाह पर बहुत चोट लगी थी। डैहमर ने बाद में कहा कि उसे तुओमी को मारने की कोई याद नहीं थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ था। डैहमर ने एक बड़ा सूटकेस खरीदा जिसमें उसने तुओमी के शरीर को अपनी दादी के घर ले गया। एक हफ्ते बाद उसने सिर, हाथ और पैर काट दिए, फिर शरीर से हड्डियों को अलग किया और फिर मांस को इतने छोटे टुकड़ों में काट दिया कि उन्हें संभाला जा सके। डैहमर ने मांस को प्लास्टिक के कचरे के बैग में रखा। उसने हड्डियों को एक चादर में लपेटा और उन्हें एक हथौड़े से पीटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। शरीर को टुकड़ों में काटने की इस प्रक्रिया में डैहमर को लगभग 2 घंटे लगे। उसने तुओमी के सभी अवशेषों को सिर को छोड़कर कचरे में फेंक दिया। तुओमी की हत्या के बाद 2 हफ्तों तक डैहमर ने तुओमी के सिर को एक कंबल में लपेट कर रखा। 2 हफ्तों के बाद डैहमर ने खोपड़ी को बनाए रखने के प्रयास में सिर को सोइलैक्स, एक क्षार आधारित औद्योगिक डिटर्जेंट और ब्लीच के मिश्रण में उबाला, जिसका उपयोग उसने बाद में हस्तमैथुन के लिए उत्तेजना के रूप में किया। आखिरकार इस ब्लीचिंग प्रक्रिया से खोपड़ी बहुत भंगुर हो गई, इसलिए डैहमर ने उसे पीस दिया और फेंक दिया। मध्यवर्ती हत्याएं। डैहमर के अनुसार तुओमी की हत्या एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके बाद उसने अपनी मजबूरी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। उसने सक्रिय रूप से पीड़ितों की तलाश शुरू कर दी, जिनमें से अधिकांश से वो समलैंगिक बार में या उसके आसपास मिलता था और उन्हें अपनी दादी के घर ले जाता था। वो अपने शिकार को यौन गतिविधि में शामिल होने से पहले या उसके तुरंत बाद ट्राइजोलम या टेमाजेपाम से नशीला पदार्थ देता था। एक बार जब उसका शिकार बेहोश हो जाता था तो वो उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता था। तुओमी की हत्या के 2 महीने बाद डैहमर एक 14 वर्षीय मूल अमेरिकी वेश्या जेम्स डॉक्सटेटर से मिला। डैहमर ने उसे नग्न तस्वीरों के लिए पोज देने के लिए $50 की पेशकश करके अपनी दादी के घर ले गया। उन्होंने यौन गतिविधि में शामिल हुए इससे पहले कि डैहमर ने डॉक्सटेटर को नशीला पदार्थ दिया और तहखाने के फर्श पर उसका गला घोंट दिया। डैहमर ने शरीर को 1 हफ्ते तक तहखाने में छोड़ दिया, इससे पहले कि उसने उसे उसी तरह टुकड़ों में काट दिया जैसे उसने तुओमी के साथ किया था। उसने डॉक्सटेटर के सभी अवशेषों, खोपड़ी को छोड़कर को कचरे में फेंक दिया। खोपड़ी को उबाला गया और ब्लीच में साफ किया गया, इससे पहले कि डैहमर ने पाया कि वो भी इस प्रक्रिया से भंगुर हो गई थी। उसने 2 हफ्ते बाद खोपड़ी को पीस दिया। 24 मार्च 1988 को डैहमर एक 22 वर्षीय उभयलिंगी व्यक्ति रिचर्ड गुरेरो से एक समलैंगिक बार फिनिक्स के बाहर मिला।
डेहमर ने गुरेरो को अपनी दादी के घर ले गया, उसे रात बिताने के लिए $50 की पेशकश की। उसने गुरेरो को नींद की गोलियों से नशीला पदार्थ दिया, एक चमड़े की पट्टी से उसका गला घोंट दिया और लाश पर मुख मैथुन किया। डेहमर ने 24 घंटे के भीतर गुरेरो के शरीर को टुकड़ों में काट दिया, फिर से अवशेषों को कचरे में फेंक दिया और खोपड़ी को कई महीनों बाद पीसने से पहले अपने पास रख लिया। 2 अप्रैल को डेहमर ने रोनाल्ड फ्लावर्स जूनियर को अपने घर ले गया। हालांकि फ्लावर्स को एक नशीली कॉफी देने के बाद उसने और फ्लावर्स दोनों ने डेहमर की दादी को "क्या वो तुम हो जेफ?" कहते सुना। हालांकि डेहमर ने इस तरह से जवाब दिया कि उसकी दादी को लगा कि वो अकेला है, उसने देखा कि वो अकेला नहीं था। इस वजह से डेहमर फ्लावर्स को मार नहीं पाया। फ्लावर्स के बेहोश होने के बाद डेहमर उसे काउंटी जनरल अस्पताल ले गया। सितंबर 1988 में डेहमर की दादी ने उसे बाहर जाने के लिए कहा, जिसका मुख्य कारण उसका शराब पीना, देर रात को युवा पुरुषों को अपने घर लाना और तहखाने और गैरेज से आने वाली दुर्गंध थी। डेहमर ने 808 नॉर्थ 24वीं स्ट्रीट पर एक बेडरूम का अपार्टमेंट पाया और 25 सितंबर को उस आवास में चला गया। 2 दिन बाद उसे एक 13 वर्षीय लड़के को नग्न तस्वीरों के लिए पोज देने के बहाने अपने घर ले जाकर नशीला पदार्थ देने और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया। डेहमर के पिता ने अपने बेटे का बचाव करने के लिए वकील जेराल्ड बॉयल को काम पर रखा। बॉयल के अनुरोध पर डेहमर ने अपनी अदालत की सुनवाई से पहले कई मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करवाए। मूल्यांकनों में पाया गया कि डेहमर में अलगाव की गहरी भावनाएं थीं। 2 महीने बाद एक दूसरे मूल्यांकन से पता चला कि डेहमर एक आवेगी व्यक्ति था, दूसरों पर संदेह करता था और जीवन में अपनी उपलब्धियों की कमी से निराश था। उसके परिवीक्षा अधिकारी ने अदालत में प्रस्तुत करने के लिए डेहमर को 1987 में स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित होने का निदान भी बताया। 30 जनवरी 1989 को डेहमर ने दूसरी डिग्री के यौन उत्पीड़न और अनैतिक उद्देश्यों के लिए एक बच्चे को बहकाने के आरोपों में दोषी ठहराया। सजा मई तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। 20 मार्च को डेहमर ने काम से 10 दिन की ईस्टर छुट्टी ली, जिसके दौरान वो अपनी दादी के घर वापस चला गया। अपनी सजा के 2 महीने बाद और अपनी सजा से 2 महीने पहले डेहमर ने अपने 5वें शिकार, एक 24 वर्षीय मिश्रित नस्ल के महत्वाकांक्षी मॉडल एंथोनी सीयर्स की हत्या कर दी, जिससे वो 25 मार्च 1989 को एक समलैंगिक बार में मिला था। डेहमर के अनुसार इस विशेष अवसर पर वो कोई अपराध करने की तलाश में नहीं था। हालांकि उस शाम बंद होने से ठीक पहले सीयर्स बस मुझसे बात करने लगा। डेहमर ने सीयर्स को अपनी दादी के घर ले गया, जहां दोनों ने मुख मैथुन किया, इससे पहले कि डेहमर ने सीयर्स को नशीला पदार्थ दिया और उसका गला घोंट दिया। अगली सुबह डेहमर ने लाश को अपनी दादी के बाथटब में रखा, जहां उसने शरीर का सिर धड़ से अलग किया और फिर लाश से त्वचा निकालने की कोशिश की। उसने शरीर से मांस को अलग कर दिया और हड्डियों को पीस दिया, जिन्हें उसने कचरे में फेंक दिया। डेहमर के अनुसार उसे सीयर्स असाधारण रूप से आकर्षक लगा और सीयर्स पहला शिकार था जिसके शरीर के कुछ अंगों को उसने स्थायी रूप से अपने पास रखा। उसने सीयर्स के सिर और जननांगों को एसीटोन में संरक्षित किया और उन्हें एक लकड़ी के बक्से में रखा, जिसे उसने बाद में अपने काम के लॉकर में रख दिया। जब वो अगले साल एक नए पते पर चला गया तो वो अवशेषों को वहां ले गया। 23 मई 1989 को डेहमर को 5 साल की परिवीक्षा और हाउस ऑफ करेक्शन में 1 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें काम पर जाने की अनुमति दी गई ताकि वो अपनी नौकरी रख सके। उसे एक यौन अपराधी के रूप में भी पंजीकरण कराना आवश्यक था। उसकी निर्धारित रिहाई से 2 महीने पहले डेहमर को इस व्यवस्था से पैरोल पर रिहा कर दिया गया। 1989 में लगाई गई उसकी 5 साल की परिवीक्षा इसी समय शुरू हुई। डेहमर अस्थायी रूप से अपनी दादी के घर वेस्ट एलिस में वापस चला गया। ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट। 1990 की हत्याएं। 14 मई 1990 को डेहमर अपनी दादी के घर से 924 नॉर्थ 25वीं स्ट्रीट अपार्टमेंट 213 में चला गया और अपने साथ सीयर्स के ममीफाइड सिर और जननांग ले गया। हालांकि ये एक उच्च अपराध वाले क्षेत्र में स्थित था। डेहमर का नया अपार्टमेंट उसके कार्यस्थल के करीब था, सुसज्जित था और बिजली को छोड़कर सभी बिलों सहित $300 प्रति माह पर यह किफायती था। इस पते पर जाने के 1 हफ्ते के भीतर डेहमर ने अपने छठे शिकार रेमंड स्मिथ की हत्या कर दी। स्मिथ एक 32 वर्षीय वेश्या था, जिसे डेहमर ने यौन संबंध के लिए $50 के वादे के साथ अपने अपार्टमेंट में फुसलाया था। अपार्टमेंट के अंदर उसने स्मिथ को 7 नींद की गोलियों से भरा एक पेय दिया, फिर हाथ से उसका गला घोंट दिया। अगले दिन डेहमर ने एक पोलरॉइड कैमरा खरीदा, जिससे उसने स्मिथ के शरीर की कई तस्वीरें उत्तेजक मुद्राओं में ली, इससे पहले कि उसने बाथरूम में उसे टुकड़ों में काट दिया। उसने पैरों, हाथों और श्रोणी को सॉइलेक्स के साथ एक स्टील की केतली में उबाला, जिससे वो हड्डियों को अपने सिंक में धो सका। डेहमर ने स्मिथ के कंकाल के बाकी हिस्सों, खोपड़ी को छोड़कर, को एसिड से भरे एक कंटेनर में घोल दिया। उसने बाद में स्मिथ की खोपड़ी पर स्प्रे पेंट किया, जिसे उसने एक फाइलिंग कैबिनेट के अंदर एक काले तौलिया पर सीयर्स की खोपड़ी के साथ रखा। स्मिथ की हत्या के लगभग 1 हफ्ते बाद या 27 मई के आसपास डेहमर ने एक और युवा व्यक्ति को अपने अपार्टमेंट में फुसलाया। इस अवसर पर डेहमर ने गलती से अपने मेहमान के लिए निर्धारित शामक से भरा पेय पी लिया। जब वो अगले दिन उठा तो उसने पाया कि उस आदमी ने कई कपड़े, $300 और एक घड़ी चुरा ली थी।
डेहमर ने कभी भी इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी। हालांकि 29 मई को उसने अपने परिवीक्षा अधिकारी को बताया कि उसे लूट लिया गया था। जून 1990 में डेहमर ने एक 27 वर्षीय परिचित एडवर्ड स्मिथ को अपने अपार्टमेंट में फुसलाया, जहां उसने उसे नशीला पदार्थ दिया और गला घोंट दिया। इस अवसर पर तुरंत कंकाल को एसिड से गलाने या पिछली प्रक्रियाओं को दोहराने के बजाय, जिसने पिछले पीड़ितों की खोपड़ियों को भंगुर कर दिया था, डेहमर ने स्मिथ के कंकाल को कई महीनों तक अपने फ्रीजर में रखा, इस उम्मीद में कि ये नमी को बरकरार नहीं रखेगा। कंकाल को फ्रीज करने से नमी दूर नहीं हुई और इस शिकार के कंकाल को कई महीनों बाद एसिड से गलाया गया। जब उसने खोपड़ी को सुखाने के लिए ओवन में रखा तो डेहमर ने गलती से खोपड़ी को नष्ट कर दिया, एक प्रक्रिया जिसके कारण खोपड़ी फट गई। डेहमर ने बाद में पुलिस को बताया कि वो स्मिथ की हत्या के बारे में बेहद बुरा महसूस कर रहा था, क्योंकि वो उसके शरीर के किसी भी हिस्से को अपने पास नहीं रख पाया था। 22 जुलाई 1991 को डेहमर ने 3 पुरुषों से संपर्क किया और उन्हें नग्न तस्वीरों के लिए पोज देने, बियर पीने और बस उसका साथ देने के लिए अपने अपार्टमेंट में आने के लिए $100 की पेशकश की। तीनों में से एक 32 वर्षीय ट्रेसी एडवर्ड्स उसके साथ उसके अपार्टमेंट में जाने के लिए सहमत हो गया। डेहमर के अपार्टमेंट में प्रवेश करने पर एडवर्ड्स ने एक गंदी बदबू और फर्श पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कई बक्से देखे, जिसे डेहमर ने दावा किया कि वो ईंटों की सफाई के लिए उपयोग करता है। कुछ हल्की बातचीत के बाद एडवर्ड्स ने डेहमर के अनुरोध पर अपना सिर घुमाया और उसकी उष्णकटिबंधीय मछलियों को देखने लगा। तभी डेहमर ने उसकी कलाई पर एक हथकड़ी लगा दी। जब एडवर्ड्स ने पूछा क्या हो रहा है, डेहमर ने असफल रूप से उसकी कलाइयों को एक साथ हथकड़ी लगाने की कोशिश की। फिर एडवर्ड्स को नग्न तस्वीरों के लिए पोज देने के लिए बेडरूम में चलने के लिए कहा। बेडरूम के अंदर एडवर्ड्स ने दीवार पर नग्न पुरुषों के पोस्टर देखे और एक वीडियो टेप द एक्सॉर्सिस्ट 3 चल रहा था। उसने कोने में एक नीला 57 गैलन का ड्रम भी देखा, जिसमें से एक तेज बदबू आ रही थी। इसके बाद डेहमर ने एक चाकू निकाला और एडवर्ड्स को बताया कि वो उसकी नग्न तस्वीरें लेने का इरादा रखता है। डेहमर को शांत करने के प्रयास में एडवर्ड्स ने अपनी शर्ट के बटन खोले और कहा कि अगर वो हथकड़ी हटा देगा और चाकू दूर रख देगा तो वो उसे ऐसा करने देगा। इस वादे के जवाब में डेहमर ने बस अपना ध्यान टीवी की ओर मोड़ लिया। एडवर्ड्स ने डेहमर को आगे पीछे झूलते और मंत्रोच्चारण करते देखा, इससे पहले कि उसने अपना ध्यान वापस उस पर मोड़ा। उसने अपना सिर एडवर्ड्स के सीने पर रखा, उसकी दिल की धड़कन सुनी और अपने इच्छित शिकार के खिलाफ चाकू दबाकर एडवर्ड्स को बताया कि वो उसका दिल खाने का इरादा रखता है। डेहमर को उस पर हमला करने से रोकने के लगातार प्रयासों में एडवर्ड्स ने दोहराया कि वो डेहमर का दोस्त था और वो भागने वाला नहीं था। एडवर्ड्स ने तय कर लिया था कि वो अगले उपलब्ध अवसर पर या तो खिड़की से कूद जाएगा या सामने के खुले दरवाजे से भाग जाएगा। जब एडवर्ड्स ने अगली बार कहा कि उसे बाथरूम का उपयोग करने की आवश्यकता है, तो उसने पूछा कि क्या वे लिविंग रूम में एक बियर के साथ बैठ सकते हैं जहां एयर कंडीशनिंग थी। डेहमर सहमत हो गया और एडवर्ड्स जब बाथरूम से बाहर निकला तो दोनों लिविंग रूम में चले गए। लिविंग रूम के अंदर एडवर्ड्स ने इंतजार किया जब तक कि उसने डेहमर को एकाग्रता में एक क्षणिक चूक करते हुए नहीं देखा, इससे पहले कि उसने फिर से बाथरूम का उपयोग करने का अनुरोध किया। जब एडवर्ड सोफे से उठा तो उसने देखा कि डेहमर ने हथकड़ी नहीं पकड़ रखी थी। तभी एडवर्ड्स ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे डेहमर का संतुलन बिगड़ गया और वो सामने के दरवाजे से बाहर भागा। 22 जुलाई को रात 11:30 बजे एडवर्ड्स ने नॉर्थ 25वीं स्ट्रीट के कोने पर 2 मिल्वॉकी पुलिस अधिकारियों रॉबर्ट राउथ और रॉल्फ म्यूलर को रोका। अधिकारियों ने देखा कि एडवर्ड्स की कलाई पर एक हथकड़ी लगी हुई थी, जिस पर उसने अधिकारियों को समझाया कि एक सनकी ने उस पर हथकड़ी लगाई थी और पूछा कि क्या पुलिस उन्हें हटा सकती है। जब अधिकारियों की हथकड़ी की चाबियां उस ब्रांड की हथकड़ी में फिट नहीं हुई तो एडवर्ड्स अधिकारियों के साथ उस अपार्टमेंट में जाने के लिए सहमत हो गया, जहां एडवर्ड्स ने बताया वो भागने से पहले पिछले 5 घंटे बिता चुका था। जब अधिकारी और एडवर्ड्स अपार्टमेंट 213 में पहुंचे तो डेहमर ने तीनों को अंदर आमंत्रित किया और स्वीकार किया कि उसने एडवर्ड्स पर हथकड़ी लगाई थी। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इस बिंदु पर एडवर्ड्स ने अधिकारियों को बताया कि डेहमर ने उस पर एक बड़ा चाकू भी लहराया था और ये सब बेडरूम में हुआ था। डेहमर ने इस खुलासे पर कोई टिप्पणी नहीं की। उसने मौजूद अधिकारियों में से एक म्यूलर को इशारा करते हुए कहा कि हथकड़ी की चाबी उसकी बेड साइड ड्रेसर में है। जब म्यूलर बेडरूम में दाखिल हुआ तो डेहमर ने खुद चाबी लेने के लिए म्यूलर को पार करने की कोशिश की, जिस पर मौजूद दूसरे अधिकारी राउथ ने उसे पीछे हटने के लिए कहा। बेडरूम में म्यूलर ने देखा कि बिस्तर के नीचे एक बड़ा चाकू था। उसने एक खुली दराज देखी जिसमें करीब से देखने पर दर्जनों पोलरॉइड तस्वीरें थीं, जिनमें से कई मानव शरीर के विभिन्न चरणों में टुकड़ों में कटे हुए थे। म्यूलर ने देखा कि सजावट से पता चलता था कि वे उसी अपार्टमेंट में ली गई थीं जिसमें वे खड़े थे। म्यूलर अपने साथी को उन्हें दिखाने के लिए लिविंग रूम में चला गया और ये शब्द कहे, ये असली हैं। जब डेहमर ने देखा कि म्यूलर उसकी कई पोलरॉइड तस्वीरें पकड़े हुए है तो उसने गिरफ्तारी का विरोध करने के प्रयास में अधिकारियों से लड़ाई की। अधिकारियों ने जल्दी ही उसे काबू कर लिया, उसके हाथों को उसकी पीठ के पीछे हथकड़ी लगा दी और बैकअप के लिए दूसरी पुलिस कार बुलाई। इस बिंदु पर म्यूलर ने फ्रिज खोला और नीचे की शेल्फ पर एक काले पुरुष का ताजा कटा हुआ सिर पाया।
जब डेहमर राउत के नीचे फर्श पर पड़ा था तो उसने अपना सिर अधिकारियों की ओर मोड़ा और ये शब्द बुदबुदाए, मैंने जो किया उसके लिए मुझे मर जाना चाहिए। मिल्वॉकी पुलिस के आपराधिक जांच ब्यूरो द्वारा अपार्टमेंट की अधिक विस्तृत तलाशी में डेहमर की रसोई में कुल 4 कटे हुए सिर मिले। डेहमर के बेडरूम और एक अलमारी के अंदर कुल 7 खोपड़ियां, कुछ पेंट की हुई, कुछ ब्लीच की हुई पाई गईं। जांचकर्ताओं ने डेहमर के रेफ्रिजरेटर के नीचे एक ट्रे पर जमा हुआ खून, साथ ही 2 मानव हृदय और एक बांह की मांसपेशी का हिस्सा, प्रत्येक को शेल्फ पर प्लास्टिक बैग के अंदर लपेटा हुआ पाया। डेहमर के फ्रीजर में जांचकर्ताओं ने एक पूरा धड़, साथ ही मानव अंगों और मांस का एक बैग पाया जो नीचे बर्फ से डेहमर को उन 15 हत्याओं के समय जिनके लिए उस पर मुकदमा चलाया गया था, मानसिक रूप से स्वस्थ और किसी मानसिक विकार से पीड़ित नहीं पाया गया। हालांकि प्रत्येक मामले में 12 में से 2 जूरी सदस्यों ने अपना असहमति व्यक्त की। औपचारिक सजा 17 फरवरी तक के लिए टाल दी गई। इस तारीख को डेहमर के वकील ने घोषणा की कि उसका मुवक्किल अदालत को संबोधित करना चाहता है। डेहमर फिर एक लेक्टर्न के पास पहुंचा और एक बयान पढ़ा जिसे उसने और उसके बचाव पक्ष ने तैयार किया था जब वो न्यायाधीश के सामने था। इस बयान में डेहमर ने जोर देकर कहा कि गिरफ्तारी के बाद उसने कभी स्वतंत्रता की इच्छा नहीं की थी और वो साफ साफ अपनी खुद की मौत की कामना करता था। उसने आगे जोर दिया कि उसकी कोई भी हत्या घृणा से प्रेरित नहीं थी, कि वह समझता था कि वह जो कुछ भी कहता या करता है उससे वह भयानक नुकसान को ठीक नहीं कर सकता जो उसने अपने पीड़ितों के परिवारों और मिल्वॉकी शहर को पहुंचाया था, और कि वह और उसके डॉक्टरों का मानना था कि उसके आपराधिक व्यवहार मानसिक विकारों से प्रेरित थे। डेहमर ने यह भी कहा कि इस चिकित्सा ज्ञान ने उसे कुछ शांति दी थी और हालांकि वो समझता था कि समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा, उसे उम्मीद थी कि भगवान करेंगे। डेहमर ने अपने बयान को ये कहकर समाप्त किया, मैं जानता हूं कि जेल में मेरा समय भयानक होगा, लेकिन मैंने जो किया है उसके लिए मैं जो कुछ भी पाऊंगा उसके लायक हूं। धन्यवाद योर ऑनर, और मैं आपकी सजा के लिए तैयार हूं जिसके बारे में मैं जानता हूं कि यह अधिकतम होगी। मैं किसी भी रियायत की मांग नहीं करता। फिर वो औपचारिक सजा का इंतजार करने के लिए अपनी सीट पर लौट आया। डेहमर को तब पहले 2 मामलों में आजीवन कारावास और 10 साल की सजा सुनाई गई। शेष 13 मामलों में आजीवन कारावास और 70 साल की अनिवार्य सजा थी। न्यायाधीश ग्राम के लिए सजा के चरण में मृत्युदंड पर विचार करना एक विकल्प नहीं था, क्योंकि विस्कॉन्सिन ने 1853 में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था। डेहमर की सजा के बारे में सुनकर उसके पिता लियोनेल और सौतेली मां शेरी ने अपनी सजा शुरू करने के लिए पोर्टेज में कोलंबिया सुधार संस्थान में स्थानांतरित होने से पहले अपने बेटे के साथ 10 मिनट की निजी मुलाकात की अनुमति देने का अनुरोध किया। इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और डेहमर को ले जाने से पहले तीनों ने गले मिले और शुभकामनाएं दी। मिल्वॉकी में दोषी ठहराए जाने के 3 महीने बाद डेहमर को अपने पहले शिकार स्टीवन हिक्स की हत्या के लिए मुकदमा चलाने के लिए ओहियो प्रत्यर्पित किया गया। सिर्फ 45 मिनट तक चली एक अदालत की सुनवाई में डेहमर ने फिर से आरोपों के लिए दोषी ठहराया और 1 मई 1992 को आजीवन कारावास की 16वीं सजा सुनाई। इस तरह वो जेल में बंद हो गया और फिर अपने ही जेल के साथियों द्वारा मार डाला गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।